हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और हम पढ़ पहुंच चुके थे क्लास 9 की भूगोल में, यानी कि जियोग्राफी की बुक में। और उस बुक का नाम है समकालीन भारत फर्स्ट। और उसका इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय। इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल या घर या आसपास में मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास या तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों के चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे एवं समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उसे विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष देश क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी ही जगत जानवरों के विषय में बदलता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इसकी विविधता निम्नलिखित कारकों से है। पहला है धरातल। धरातल में है भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान, जिसमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। फिर है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलान में जहां मृदा की परत गहरी, शंकुधारी व वन पाए जाते हैं। फिर है जलवायु। जलवायु में आता है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों पर प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। ये दिया गया है वनस्पति खंडों में तापमान की विशेषताएं। ये वनस्पति खंड है उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन। ये होता है औसत वर्षा तापमान, मतलब तापमान डिग्री सेल्सियस में है। इसमें 24 से अधिक ये है, 17 से 24 के बीच में, 7 से 17 के बीच में ये, और ये है 7 से कम। जनवरी में औसत तापमान रहता है 18 डिग्री सेल्सियस, 10 से 18, -1 से -10 और -1 से कम। ये -10 ना होके +10 होना चाहिए। कोई पाला नहीं है। पाला कभी कभी, कभी कभी पाला, कभी बर्फ और कभी बर्फ। सूर्य का प्रकाश कभी भी स्थान पर सूर्य
ये के प्रकाश का समय इस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक पड़ मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्द बढ़ते हैं। फिर है वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह स्थानीय जलवायु, मृदा अपवर्तन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इसमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों की विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो गए हैं। परियोजना कार्य। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किमी था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति हैं, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.5% है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जो कि है चित्र पॉइंट 3 में दर्शाया गया है। ये है अलग अलग तरह की वनस्पति और इनका है क्षेत्र प्रतिशत में, कितने प्रतिशत क्षेत्र पे पाई जाती है। तो ये आंध्र प्रदेश में लगभग 18% के लगभग प्राकृतिक वनस्पति। फिर अरुणाचल प्रदेश, असम सबसे कम में देखें तो ये लगभग पंजाब में, हरियाणा में और इन स्टेट में है, और सबसे ज्यादा देखें तो ये है मिजोरम में। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के हिसाब से दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, झाड़ियां और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये है अलग अलग वनों के प्रकार, जिसमें सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का चित्र दिया गया है और ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। यह उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ यह थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों के वृक्ष 60 मीटर तथा इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं तथा यहाँ हर प्रकार के वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां तथा लताएं उगती हैं और वनों की में इसकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनून, एबोन, नीम, मैंग्रोव, रोजवुड, रबड़ और सिकोना है। इन वनों से में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। ये है मानचित्र, जो कि है प्राकृतिक वनस्पति का मानचित्र। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार की पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये
भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन हैं। इन्हें मौसमी वन भी कहते हैं और यह उन क्षेत्रों से विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र तथा नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय में गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सांगोनी इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति हैं। बांस, छाल, शीशम, चंदर, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वृक्षों वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य के प्रयोग हेतु साफ कर दिए गए हैं और कुछ भागों को पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। फिर है कंटीले वन तथा झाड़ियां। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति के कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। इन प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकाशिया, खजूर यानी कि पाम, यूफोरिया तथा नागफली कैक्टाई यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं। इन वनों में वृक्ष बिखर हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिसमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झोपड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की और देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चैंटनक जैसे पर्वतों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्टर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। यह वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से ऊंची अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को तथा घास के मैदान तथा स्थान अल्पाई वनस्पति लेती हैं। सिल्वर फल, जू जूनिपर, पाइप एवं बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं। अंततः झोपड़ियों में के रूप में बाद में अल्पाइन घास में मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश,
तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिरहरी रीछ, आइबेकस, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन, यह वनस्पति तटीय व तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योरा व एगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी जंगलों में मिलते हैं। और वन्य प्राणी, वनस्पति की भांति भारत वन विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक स्तनधारी 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजाति पाई जाती हैं और विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व में के 5 से लेकर 8% तक उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों के पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, गाय, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गैंसस तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये है औषधीय पादप। भारत की पास प्राचीन समय से मसाला तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद के लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर उपयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पौधों की गणना की है जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और उन 50 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधियों के लिए ये उपयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल में सिरका बनाया जाता है जो वायुसारी और मूत्रवर्धक और इससे पाचन की शक्ति में के भी गुण हैं। बीजक का बना हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। फिर है अर्जुन, ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान में दर्द में इलाज में सहायक है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। फिर है बबूल, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इसके प्राप्त गोंद का उपयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। फिर है नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जामुन और खांसी की दवा के में इसका उपयोग होता है। फिर है कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इन पौधों की जड़ और काली पाचन शक्ति के सहायक होती है। अपने क्षेत्र में औषधीय पौधों की पहचान करो। जैसे कौन से पौधे औषधियों के लिए प्रयोग होते हैं और
उस स्थान के लोगों को कौन कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर हो रहा विनाश रोका जा सके? क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। वह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले और अत्यधिक ठंड में जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा और भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग कियांग तिब्बती जंगली गधे भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियां, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत के अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं और मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां जो देश के वनों में आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण में से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के मिश्रण से हमें बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु की प्रकृति द्वारा दिए गए सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनमें उनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली में पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलें और फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश के 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, म्यान, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, मार्करेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसों संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 533 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह सभी को अपनी
अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।